हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लासेस कठुआ में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। तो हमने सीख लिया था, कूलाम ने क्या बताया था कि दो चार्ज मेरे पास है Q1 और Q2, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 8। और अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्ज है वो कहाँ पे रखे हुए हैं, वो निर्वात में रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं, निर्वात, वैक्यूम। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैद्युत बल होता है। कौन सा बल होता है, ये वैद्युत बल। और बच्चों यहाँ जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया था। एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्योंकि दोनों आवेश कहाँ पे रखे हुए हैं, निर्वात में, ठीक है। तो ये हमने परिमाण के रूप में स्टडी कर लिया था कि जो वैद्युत बल का मान है उसका संख्यात्मक मान यानी उसका जो परिमाण है वो हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 9 है ये, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये हम आज स्टडी करेंगे कि जो हमने फोर्स निकाला है दो आवेशों के बीच में, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है, ओके। कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो बच्चों इसमें आपसे देखो ऐसे ही पूछ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन अगर मैं बनाना चाहूं इसमें, इस टॉपिक से क्या पूछ सकते हैं आपसे कि प्रदर्शित कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। हमने 11th क्लास से पढ़ा था न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, प्रदर्शित कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है, ठीक है बच्चों। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप तो हम वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे। तो मैं देखो इस तरह मान लेता हूं कि माना Q1 व Q2 दो स्थिर व बिंदुवत आवेश है। Q1 या Q2 दो स्थिर व बिंदुवत आवेश हैं, ठीक है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः Q1 का मैंने मान लिया R1 वेक्टर और Q2 का मैंने मान लिया R2 वेक्टर है। ये इनके स्थिति सदिश है, ये पोजीशन बता रहा है। स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, यानी Q1 मूल बिंदु से R1 दूरी पर है और Q2 मूल बिंदु से R2 दूरी पर है। तो Q1 Q2 की हम पोजीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओके। R1 R2 है। तो हम इस तरह कुछ बात कर रहे हैं, यहां बना दूं मैं कि मेरे पास मान लो कोई सिस्टम है, एक कार्तीय निर्देश तंत्र मेरे पास है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मूल बिंदु है
ये एक्स अक्ष मैंने मान लिया, ये वाई अक्ष मैंने मान लिया और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैंने माना भी ये मेरे पास कोई चार्ज है Q1 और ये मेरे पास कोई चार्ज क्या है Q2। तो ये बच्चों Q2 है और ये वाला चार्ज क्या है Q1। क्लियर है? Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो कितना है R1 वेक्टर। ठीक है, और Q2 का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, वो कितना है R2 वेक्टर। तो हमने यही माना है कि दो चार्ज मेरे पास Q1 में Q2 है, तो Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। क्लियर है? ओके, तो अब ये Q2 का ही पोजीशन हो गए हमारे पास R1 और R2। तो अब हमें पता है, हमें फोर्स बताना है कि भाई Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा या ऐसा बोल दे Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो हमें दिशा के हिसाब से बताना है। कूलाम ने बताया था कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, उससे पहले देखो, क्योंकि हम जब कूलाम का नियम लगाएंगे, वैद्युत बल निकालेंगे, तो हमें दोनों आवेशों के मध्य दूरी भी मालूम होनी चाहिए। तो सपोज करो दूरी निकालने के लिए हम इस तरह मान लें कि ये इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से इसको हम निकाल सकते हैं। सपोज करो इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, यहां लिखता हूं मैं बी पॉइंट। तो पहले मैं ए बी को निकाल लूं। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज OAB में सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपको पता है दो क्रमागत भुजाएं होती है, वो पता है आपको, विपरीत बराबर होता है तीसरी भुजा। तो क्या लिखोगे आप कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो यहां से बच्चों हमें AB वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। तो AB वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, तो AB वेक्टर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? OB वेक्टर कितना है R2 वेक्टर और OA वेक्टर कितना है बच्चों R1 वेक्टर। ठीक है, इस R2 माइनस R1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं R21। R2 माइनस R1 को मैं क्या लिख सकता हूं R21। ठीक है, इसका मतलब होता है Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्लियर है? अब देखो, इसका मतलब ये जो मान है वो R21 का मान है। इस डायरेक्शन में अपन चले तो ये हमारा R21 है, जिसकी वैल्यू कितनी है R2 माइनस R1 है। ठीक है, अब देखो Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है। तो Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 इसके पास जाएगा, दूर जाएगा। दोनों समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, तो Q2 से दूर जाएगा। दूर कैसे जाएगा? इस रेखा के अनुदिश जाएगा। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स अगर मैं ऐसे मानूं इस तरह, तो इससे बच्चा मैं बोल रहा हूं F21। क्या बोल रहा हूं? F21। Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण फोर्स लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो बल है कितना हो गया? F21। तो F21 का मतलब है Q2 आवेश का फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक है, तो F21 लग रहा है R21 की डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे इसको हम थोड़ा अपोजिट सोचें कि Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लगेगा, तो इस तरह जो फोर्स लगेगा Q1 पर, तो इसको मैंने बोल दिया F12। क्या बोल दिया? F12। तो 1-2 का मतलब है 1 पर 2 के कारण, और 2-1 का मतलब क्या है? 2 पर 1 के कारण। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जो देखो बच्चों F21 है वो R21 की दिशा में लग रहा है। तो अगर मैं मान लूं कि R21 की दिशा में जो एकांक सदिश है वो मैं मान रहा हूं R21 कैप। किसी भी सदिश की दिशा को हम एकांक सदिश से बताते हैं। तो मैंने मान लिया कि F21 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? R21 की दिशा में लग रहा है। तो R21 कैप का मतलब क्या होगा? सदिश R21 की दिशा में एकांक सदिश। ऐसे F12 की डायरेक्शन में मान लूं, अभी देखो ये R21 है,
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R12 कैप। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो, तो कूलाम के नियम से हम लिखें तो पहले मैं F12 की वैल्यू लिखता हूं। देखो अतः Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण आरोपित स्थिर वैद्युत बल किस में लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, उसका बोल रहा हूं F12। Q1 पे लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण, तो इसको मैंने बोल दिया बच्चों F12। और बिल्कुल फॉर्मूला हमारे पास होता है K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है, सदिश रूप में लिख रहा हूं, दूरी कौन सी है, Q1 Q2 के मध्य दूरी R12 या R21 कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया R12 का स्क्वायर, क्योंकि ये परिमाण को बता रहा है। अब ये तो हो गया परिमाण, अब इसकी दिशा, किसी भी सदिश को उसके परिमाण के बाद हम क्या लिखते हैं, उसकी दिशा। तो F12 का परिमाण तो ये हो गया, अब इसकी दिशा क्या होगी, R12 कैप। दिशा बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, एकांक सदिश। ठीक है, तो जहां R12 कैप क्या है, देखो जहां R12 कैप, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, R12 की दिशा में एकांक सदिश है। R12 क्या है, R12 की डायरेक्शन में क्या है बच्चों, एकांक सदिश। क्लियर है ना, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसी प्रकार मैं निकाल रहा हूं F21, क्या निकाल रहा हूं, F21। F21 का मतलब है 2 पर 1 के कारण, Q2 आवेश पर Q1 के कारण। तो फॉर्मूला K Q1 Q2 बोल दें, चाहे Q2 Q1 बोल दें, अपॉन 21 है तो मैंने क्या लिख दिया, R21 स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है, ये दूरी जो है, अब Q1 Q2 के मध्य दूरी चाहे ऐसे नाप लो चाहे ऐसे नाप लो, एक ही बात है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी तो वही रहेगी, चाहे Q1 से Q2 नाप लो चाहे Q2 से Q1 नाप लो, क्योंकि ये परिमाण को बता रहा है। लेकिन डायरेक्शन आज इसकी अलग होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, R21 कैप। ठीक है, तो बच्चों इसको देखो मैं एक रूप में और लिख दूं, यहीं स्टेप को मैं यहीं बढ़ा दूं एक, देखो ये हो गया मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन ये है R12 स्क्वायर। एकांक सदिश बराबर क्या होता है, एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, एकांक सदिश ये रहा, एकांक सदिश का मतलब सदिश बटा सदिश का परिमाण। इसका मतलब क्या हो गई, K Q1 Q2। अब देखो ये R12 स्क्वायर है, ये R12 कितना हो गया, सदिश का परिमाण लेते हैं तो अदिश बन जाता है, तो ये परिमाण लेंगे तो अदिश बन गया, यानी ये सदिश हट गया, तो R12 स्क्वायर टू R12 कितना हो गया, R12 क्यूब, और ये आ गया बच्चों R12 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम और क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे लिख दें कि F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और उसी की तरह क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 2 ही मान ले इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा फोर्स है Q1 पर Q2 के कारण, और ये है Q2 पर Q1 के कारण। क्लियर है, तो मैंने एकांक सदिश का फॉर्मूला काम लिया कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। अब देखो बच्चों होता क्या है, सिंस R12 बराबर क्या होगा, R1 माइनस R2, यह हमें पता है, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो R12 वेक्टर का मतलब होता है R1 माइनस R2 वेक्टर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो आएगा अंदर।
R1 माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो माइनस R2 माइनस R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R21 वेक्टर। R2 माइनस R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R21 वेक्टर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया ये कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस R21 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3, R12 वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस R21 वेक्टर, यानी R12 माइनस R21। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 से F12 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब। R12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस R21 वेक्टर, माइनस R21 वेक्टर। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे कि F12 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2। अब देखो R12 क्यूब लिख दो चाहे R21 क्यूब लिख दो, एक ही बात है क्योंकि परिमाण है R12 क्यूब और ये R21 वेक्टर। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास F21 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ F21। F12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस F21। तो बिल्कुल इसका मतलब क्या है कि दोनों बलों का परिमाण बराबर है। अगर हम परिमाण की बात करें, दोनों में मैंने परिमाण ले लिया, F12 इज इक्वल टू परिमाण ऑफ माइनस F21 वेक्टर। परिमाण अगर मैं लेता हूं तो F12, तो परिमाण या मॉड्यूलस लेने पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो F12 किसके बराबर है, F21 के बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। माइनस किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है कि F12 की दिशा F21 के कैसी है, विपरीत है। और बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इस तरफ लगा रहा है, और जब Q1 पे फोर्स लग रहा है तो इस तरफ लग रहा है। तो दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा कैसी है, विपरीत है। ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल के परिमाण के तो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, माइनस दिशा को बता रहा है। तो ये क्या हुआ कि जैसे Q1 ने Q2 पर क्रिया बल लगाया तो उसके विपरीत दिशा में और समान परिमाण का Q2 पर Q2 ने Q1 पर क्या लगा दिया, प्रतिक्रिया बल लगा दिया। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो किसकी पालना करता है, न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 कि दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लगता है लेकिन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में लगता है। तो ये है बच्चों कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कुछ और बातें देखें इसमें हम। तो कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें हम और पढ़ें। देखो कूलाम के सदिश नियम के बाद हम एक छोटा सा हेडिंग और पढ़ लें। कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं कूलाम के नियम से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो पहली जानकारी क्या है कि कूलाम का जो नियम है वो हमेशा कौन से आवेशों के बीच में लगेगा भाई, वो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है। कूलाम का नियम जो है वो केवल किसके बीच में लगता है, स्थिर व बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है। ठीक है, तो स्थिर है इसीलिए वैद्युत बल की बात हम करते हैं। ठीक है,
अगर मान लो आवेश अगर गतिशील हो गया तो आपको पता है गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा। और कूलाम ने चुंबकीय बल के बारे में कोई बात नहीं करी। तो कूलाम के नियम को काम में लेने के लिए हमारे पास जो आवेश है वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत आवेश का मतलब है कि आवेश का मान बहुत कम है। आवेश का जो आकार है, जिस वस्तु पर आवेश है उसका आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करें, देखो कूलाम का जो नियम है वो 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक लगता है, कुछ किलोमीटर तक लगता है। क्योंकि देखो 10⁻15 मीटर से कम एक और बल है जो वैद्युत बल से भी ज्यादा प्रभावी होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, देखो नाभिकीय जो परास होती है वो होती है 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो अगर 10⁻15 मीटर से कम आकार है तो वैद्युत बल से भी बहुत ज्यादा प्रबल बल एक लगता है नाभिक के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। तो 10⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए और कुछ किलोमीटर तक लगता है, नहीं तो वहां वैद्युत बल प्रभावी नहीं होता। वहां कौन सा बल लगना शुरू हो जाता है? नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल है हमारा जो वैद्युत बल है, ठीक है। आप देखते हो कि घर्षण विद्युत में जब हम किसी वस्तु को हमने घर्षण कराया, सपोज करो उसमें चार्ज आ गया कुछ, और वो घर्षण से मानो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी, इस तरह आकर्षित हो रहे थे। तो यहां कौन सा फोर्स लग रहा था? वैद्युत बल लग रहा था। अब इन टुकड़ों को, इन जो टुकड़े हमारे पास है, वो बहुत बड़ी पृथ्वी जो है वो अपनी ओर इनको आकर्षित कर रही थी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। लेकिन उनको मात्र एक छोटी सी छड़ ने अपनी ओर क्या कर लिया? आकर्षण कर लिया। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसका मतलब वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से काफी प्रबल होता है, काफी ताकतवर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।